हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर, यूं कहें एनसीईआरटी की बुक के अनुसार, या फिर फर्स्ट चैप्टर का ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है। ठीक है, यूनिट हमारी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, या वैद्युत स्थितिकी जो भी कहिए। उसी में एक टॉपिक है हमारा विद्युत फ्लक्स व गॉस की प्रमेय। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें गॉस की प्रमेय यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है। ठीक है, तो मेरा नाम आलोक कुमार मदेशिया और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग लॉकडाउन में अच्छे होंगे। आपके स्वास्थ्य की शुभकामना आपको, आपका परिवार इस महामारी के समय में संकट से बचा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। एक्चुअली देखिए, गॉस की प्रमेय का यूज़ कहाँ है। अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना, और ई कैसे हम फाइंड आउट करते थे। ई को हम फाइंड करते थे जब कोई चार्ज होता था हमारे पास, ठीक है, और इस चार्ज के कारण इसके लीनियर पोजीशन पे, इसके नॉन लीनियर पोजीशन पे कहीं भी, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज होता था, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, दूसरा कोई पॉइंट है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। यानी ये ओपन रहता था, ये कहीं अंदर बंद नहीं होता था। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें अगर किसी चार्ज को किसी डब्बे में बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्रफल से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड परिबद्ध होगा, इन सारी बातों को। तो अभी तो आज ये सारी बातें नहीं हो पाएंगी, आज अभी गॉस की प्रमेय तक ही हो पाएगा, वो भी बहुत मुश्किल से, मे भी हो जाए, उसके पहले भी हो सकता है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बात समझ लिया ना कि किसके लिए इस्तेमाल करते हैं गॉस का प्रमेय। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही ज्ञात करने के लिए किया जाता है गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश भी कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, नाम ये तो सुना सुना सा है, लेकिन ये इसके साथ आ गया तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि ये क्या बना है भाई। तो बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर कोई वर्ग है, कोई आयत है, तो ऐसे बता दोगे। त्रिभुज है तो उसके लिए उसका फॉर्मूला बता दोगे, बहुत ही ईजी होता है। लेकिन ये क्षेत्रफल वेक्टर कैसे निकाला जाए, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलो बच्चों, एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस हैं और हमारे पास कोई एक स्क्वायर है। स्क्वायर देखने में तो नहीं लग रहा हो, कंसीडर करिए एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों की दोनों कितनी है? ए। ये मान लीजिए हमारा P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ये स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसके साइड ए है, ये भी मान लीजिए ए है, ये भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ एक स्क्वायर है अगर, तो उस स्क्वायर का एरिया कितना होता है, तो आप बता देते हो एरिया इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। लेकिन बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए बताओ एरिया वेक्टर क्या है, तब आप क्या करोगे? यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। सुन लीजिए, एरिया वेक्टर हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो तल के कैसा होता है? लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब वो परपेंडिकुलर किसी भी साइड हो सकता है, बोथ साइड, दो साइड हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे हम निकालें तो बच्चों, अगर ये वेक्टर, और हाँ,
कुछ लोगों को तो ये भी सुन के दिक्कत हो रही है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, वेक्टर है। बात कहाँ से ये आ गई, हम लोगों ने तो कभी पढ़ा नहीं, आप 11th में पढ़ चुके हो। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा हम इसकी लंबाई और चौड़ाई का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अर्थात सदिश गुणन करते हैं। और जब भी सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन में हमेशा जो राशि प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है। इसका फॉर्मूला एरिया वेक्टर जब होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्रॉस ए, और यहाँ इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री। आपने फार्मूला पढ़ रखा है ए बी साइन थीटा वाला, ठीक है। तो एरिया ए क्रॉस ए 90 डिग्री, जहाँ से ए स्क्वायर, ए और ए कितना मिल गया? ए इंटू ए मिल गया हमको ए स्क्वायर, और 90 डिग्री की वैल्यू साइन की कितनी होती है? 1 होती है। खत्म हो गया। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? तो इसका डायरेक्शन दो साइड हो सकता है। अच्छा, अगर एक कमरे की दीवार से समझें, ठीक है, मान लीजिए एक कमरा है जिसमें एक तरफ ये दीवार है, एक तरफ ये दूसरी दीवार है, और ये हमारा भूमि है, प्लेन है। तो ये यहाँ रखा हुआ है ना बच्चों, और यहाँ रखा हुआ है, तो इसका जो लंबवत हिस्सा हो, जैसे अगर एक हम प्लेन मान लें और इसी पर कोई एक सरफेस रखा हुआ है, तो इसका जो परपेंडिकुलर था लंबवत तल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? इस डायरेक्शन में। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर ये रखा हुआ है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपने r = निकाला होगा, तो वहाँ से मिलता है रिजल्टेंट से। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है बच्चों परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एकदम इस तल के कैसे होगा? लंबवत। और वो लंबवत होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में। और इसके एक्स डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? आई कैप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश, जो भी कहिए, किसी क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अर्थात जो भी क्षेत्रफल हमारा है उस क्षेत्रफल के लंबवत होता है कौन? हमारा सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश। जैसे अगर हमारे पास ये कोई तल है, ठीक है, और इसका हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए इस सरफेस का सदिश क्षेत्रफल किधर होगा, तो बच्चों दो डायरेक्शन हो सकते हैं इसके। यहाँ जरूरी नहीं कि ये प्लस आई कैप ही हो, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² - आई कैप, अर्थात ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा तल है, एक ऐसा प्लेन है बच्चों, तो इधर भी हो सकता है इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर 90 डिग्री इस प्लेन से, और इधर भी हो सकता है 90 डिग्री इस प्लेन से, ठीक है। वैसे ही इसका डायरेक्शन किधर किधर हो सकता है बच्चों? तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक तो एबव और एक डाउन, दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। बिलो एंड एबव दोनों होगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद से आगे थोड़े से और क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। ले लिया? चलिए एक और देखते हैं। अब आप लोगों को बताना है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास यही 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हैं हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, ये यूं दे रखा है। ये एक सर्कल है, समझिएगा बात को। सर्कल कैसे है? ये थोड़ा ऐसे में देखिए, ये सीधा बना लीजिए, जो कि एक्स वाई में है, ये एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। ये एक सर्कल दे रखा है। अब हमसे पूछा जाए कि इसका एरिया कितना होगा, तो आप जानते हैं अगर इसका रेडियस r हो, त्रिज्या r हो, तो इसका एरिया कितना होता है बच्चों? तो एरिया होता है πr²। बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर हमसे पूछ दिया जाए एरिया वेक्टर बताइए, तब क्या करेंगे?
तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा इसका? तो तल के कैसे होता है बच्चों? एबव। अगर ये तल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर, अर्थात जेड एक्सिस में होगा। कौन से एक्सिस में होगा? क्यों? क्योंकि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो जेड कौन सा होगा? ये एबव वाला। तो या तो ऊपर या तो नीचे या तो इसके अंदर होगा। और जेड एक्सिस को किससे डिनोट करते थे आप लोगों को पता होगा? इसके यूनिट वेक्टर को के कैप से, इसको आई कैप से, इसको जे कैप से। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा के कैप या तो प्लस में या फिर पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप। तो दोनों हो सकता है और दोनों करेक्ट है, इसमें कहीं गलती नहीं है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले की बात करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं बंद तल या क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होता है? तो इसमें कैसा ले सकते हैं? तो बच्चों इसमें हमेशा हमको 3D कोई शेप, कोई एक निकाय, कोई एक सिस्टम है, कैसा मिलेगा? 3D मिलेगा। या फिर वो कौन हो सकता है? शंकु, या फिर वो एक सिलेंडर बेलन हो सकता है, या फिर वो एक क्यूब हो सकता है, या फिर वो क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमको एक्स एक्सिस दे रखा, वाई एक्सिस दे रखा और जेड एक्सिस दे रखा। यहाँ पे एक क्यूब रख दिया जाए, बड़े अच्छे से आप लोग जानते हैं क्यूब। टाइम पास है बनाना। चलो ये क्यूब रख दिया गया। ठीक है, अब इसके कितने फेसेस होंगे बच्चों? तो इसके 6 फेसेस होंगे। एक फेस ये नीचे वाला, चाहे ये पीछे वाला ले दिया जाए 2, ये साइड वाला 3, ये सामने वाला 4, नीचे वाला 5, ऊपर वाला 6 फेस। 6 फेस होंगे। अगर बात किया जाए इसके सदिश क्षेत्रफल की या क्षेत्रफल सदिश की या एरिया वेक्टर की, तो कौन कौन से ले सकते हैं? तो इसमें बच्चों किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, किसी भी बंद तल में केवल बाहर का ही एरिया वेक्टर ले सकते हैं, अंदर का लेना इसमें अलाउ नहीं है। जैसे अगर हम बात करें इस वाले तल की, इस वाले तल की, तो इस तल के किधर किधर एरिया वेक्टर हो सकता है? एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। लेकिन हमको लेना कौन सा है? सिर्फ बाहर वाला, तो हम सिर्फ इस साइड का ले सकते हैं, अंदर वाला नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको इस सरफेस का लेना है बच्चों, तो इस सरफेस का भी हम कौन सा ले सकते हैं? बाहर का, अंदर का नहीं ले सकते। अगर हम अंदर इस वाले सरफेस की बात करें, बाहर वाले उधर वाले सरफेस की, तो हम सिर्फ बाहर इधर ले सकते हैं, अंदर नहीं ले सकते। अगर हम बात करें इस बाहर वाले एकदम सामने वाले सरफेस की, तो हम किधर ले सकते हैं बच्चों? एकदम इधर इस डायरेक्शन में ले सकते हैं ऊपर, लेकिन अंदर नहीं ले सकते। नीचे वाले की ऐसे ही बात करें तो नीचे वाले का हम यहाँ ले सकते हैं, अंदर नहीं ले सकते। ऐसे उस तरफ का जो है उधर ले सकते हैं, इधर नहीं ले सकते। तो ये हम बंद तल में कौन कौन सा एरिया वेक्टर ले सकते हैं इसकी बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और देखते हैं, जैसे एक सिलेंडर ले लिया जाए, ठीक है बच्चों, एक सिलेंडर ले लिया जाए। अब इसमें कौन कौन सा ले सकते हैं बच्चों एरिया वेक्टर? तो इसमें भी सिर्फ बाहर का, अर्थात अगर देखा जाए तो इसका एक सरफेस ये बनेगा, तो इधर का एरिया वेक्टर ले सकते हैं। एक सरफेस ये बनेगा, तो इस डायरेक्शन का भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं। एक सरफेस हमारा ये बनेगा जो कर्व्ड होगा ऐसे एकदम, तो कर्व्ड सरफेस पे अर्थात वक्रीय तल पे हर डायरेक्शन, हर जगह, हर एक पॉइंट पे एक सरफेस बन सकता है। हर एक पॉइंट पे एक सरफेस बन सकता है जिसके परपेंडिकुलर हमको लेना है, अर्थात लंबवत लेना है। एक गोल है, जैसे एक वृत्त होगा ना, एक कैसा होगा? अगर इसको हम सामने की तरफ ऐसे करें
तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ना आपको, ऐसे बेलन दिखेगा। अब ये जो बेलन दिखेगा आपको, तो इसके किस किस तल पे, अब यहाँ लेना है हमको एरिया वेक्टर, तो ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, इस पर भी परपेंडिकुलर, यह भी एक पॉइंट, इस पर स्पर्श रेखा, इस पर भी परपेंडिकुलर। तो हर एक पॉइंट पे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बंद तल में कितना होता है, इसके बाद तब अगले की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स जानने से आप लोग थोड़ा सा पहले जाइए, इसके पहले वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर वहाँ से भी नहीं क्लियर हो रहा है तो पिछले क्लास में चले जाइए, हालांकि पिछले क्लास की बात बहुत लेट हो जाती है। वहाँ पे आप चुंबकीय बल रेखाएं पढ़े होंगे, वो थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट हो, तो एक मैग्नेट होता था, तो इसके चारों तरफ ऐसे बल रेखाएं मिलती थी ना हमको बहुत सारी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको बोलते थे। वैसे ही अगर कोई एक चार्ज होता है तो उस चार्ज के भी चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिन्हें हम कहते हैं। तो बच्चों, ये अगर कोई प्लस माइनस चार्ज है दूर दूर, तो उनके बीच एक बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। हालांकि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये दिखाई देती नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने क्या लिया है, एक क्षेत्र ऐसा लिया है वैद्युत का जो कम तीव्रता वाला है, अर्थात उसमें जो चार्जेस हैं वो काफ़ी दूर दूर रखे हैं, या फिर वो चार्जेस बहुत ही कम मात्रा के हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कब कब प्रभावित हो सकता है, दो चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। पहला चीज़, या तो चार्जेस को दूर दूर रख दिया जाए, या तो चार्जेस का वैल्यू बहुत कम रखा जाए। तो ऐसे ही कोई है जिसमें तीव्रता कम है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है, लेकिन क्षेत्रफल भी कम है, दोनों की दोनों चीजें। एक मिनट बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। हाँ तो बच्चों देखिए, क्षेत्रफल भी क्या है, कम है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, लेकिन क्षेत्रफल जैसा यहाँ था वैसा ही है, लगभग दोनों में समान। यहाँ पे क्या है, तीव्रता तो कम है, लेकिन क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब बात समझिए, फ्लक्स का मतलब समझिए कि फ्लक्स कहते किसको हैं। ठीक है, और फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली, किस क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बात इसकी फॉर्मूले की भी करेंगे, पहले देख लेते हैं कैसे समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ कम तीव्रता का विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल भी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए कम गुजर रही है, छोटा सा क्षेत्रफल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब दूर दूर होती हैं, कब पास पास होती हैं। देखिए, जितना ज़्यादा तीव्र विद्युत क्षेत्र रहेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो पास पास होंगी। यहाँ क्या है, दूर दूर। ठीक है, अब क्षेत्रफल कम है तो कितने निकल रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 4 निकल रही हैं। यहाँ कितने निकल रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस गुजर रही हैं। क्षेत्रफल तो उतना ही है ना, लेकिन यहाँ पे तीव्रता अधिक होने से फ्लक्स रेखाओं का मान बढ़ गया, यानी फ्लक्स का मान बढ़ गया। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ा लिया है हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ये थी वैसे ही होगी। ठीक है, यानी
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं, लेकिन फ्लक्स क्या है, यहाँ भी बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी संख्या बढ़ गई, यहाँ संख्या कम है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल भी कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी कम है, यहाँ तीव्रता अधिक है, क्षेत्रफल कम है, तब भी मान बढ़ गया। अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, ठीक है। और दूसरा चीज ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है दूसरी बात ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये एरिया पर भी डिपेंड करता है कि सरफेस की एरिया कितनी है। एरिया कम तो उसका मान कम होगा, एरिया ज़्यादा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, तो फार्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू, फाई किसे बोलते हैं, गोला बना के उसका पेट फाड़ दीजिए फाई में, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, ई डॉट ए, क्या होता है बच्चों, ई डॉट ए। इसको अगर तोड़ दें तो क्या बनेगा बच्चों, फाई ई इज इक्वल्स टू, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको समझाते हैं। चलो बच्चों, तो ये देख लिया कि क्या आ गया हमारा, फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम इसको तोड़े तो फॉर्मूला होता है ये कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा ही क्यों आता है और यहाँ डॉट प्रोडक्ट ही क्यों करते हैं, तो कॉस थीटा आता है इसीलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और कॉस थीटा क्यों आता है इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसका एक दो छोटा छोटा सवाल करेंगे ताकि फील आ जाए हमको, ठीक है। फील से भी कर लेंगे और फॉर्मूले से भी कर लेंगे सवाल को। देखिए कैसे, देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक महसूस नहीं होगा ना तब तक समझ नहीं आएगा, तो महसूस करो फिजिक्स। जैसे ये ईंट है, हाँ तो ये ईंट है, ये दीवार है, हाँ तो ये दीवार है, हमको फील हो रहा है, दीवार दिखनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। चलो अब बात करें, पहले इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, उसके बाद तब हम बात करेंगे अगली चीज़ों की। तो यूनिट क्या होगी इसकी बच्चों, तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ई की यूनिट क्या होती है, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फार्मूला की इसका यूनिट क्या बनेगा, तो यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये कॉस थीटा कहाँ से आता है। मान लो लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ई इंटेंसिटी की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोई एक एरिया है, कोई एक क्षेत्रफल है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। ये बताओ बच्चों, अगर ये एक समतल ऐसे पड़ा हुआ है, इससे ना समझ में, सर्कल से समझो तो अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर अच्छे से नहीं समझ में आता। मान लो एक रोटी है, ठीक है, रोटी का उदाहरण देख के समझ में आ जाएगा, ये रोटी है, हाँ? और रोटी कैसे पड़ी हुई बच्चों, रोटी ऐसे सीधी रखी हुई नहीं आपके सामने, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो एक सर्कल यानी एक वृत्त है, तो वृत्त का जो एरिया वेक्टर होता है मैंने बता दिया आपको, किधर होता है एरिया वेक्टर इसका, तो एरिया वेक्टर बच्चों इसका होता है इस डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो नीचे, ठीक है। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कुछ इस प्रकार से जा रही है, ऐसे, ये हमारा वेक्टर, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है उनका, ठीक है। तो ये बताओ बच्चों कि हम अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हमको फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है, फाई की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे,
ठीक है, कैसे निकालेंगे? या हमको यहाँ पे देखना इसका एरिया वेक्टर कौन सा है, तो ये वाला ना होगा। फ्लक्स भी कौन देगा? जो इसके अलोंग जाता हो, जो इधर उधर जाएगा वो नहीं। हमेशा कैसा, अभी आपने फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहता है? जो परपेंडिकुलर जाए, एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो एरिया ये है, इसका परपेंडिकुलर ये एभव होना चाहिए। वेक्टर ई किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो एभव प्राप्त करने के लिए ऊपर की दिशा में हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ई को तोड़ना पड़ेगा दो घटकों में। तो इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये वाला बच्चों कौन सा हो जाएगा? थीटा से जुड़ा हुआ ई कॉस थीटा, ठीक है। थीटा से दूर वाला ई साइन थीटा। और हमेशा फ्लक्स कौन देता है? जो परपेंडिकुलर जाए। परपेंडिकुलर कौन जा रहा है? ये वाला। तो हमारा निकलेगा कितना? तो निकलेगा ई ए कॉस थीटा। यहाँ आ गया ना कॉस थीटा, इसीलिए हम कौन सा लेते हैं? और कॉस थीटा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो आपको पता है कॉस थीटा लाने के लिए ई और ए का जब तक हम डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे कॉस थीटा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? साइन थीटा आ जाता है ना बच्चों, ठीक है। कॉस थीटा लाने के लिए हमको क्या चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये हमारा आता है ई ए कॉस थीटा। ये बात समझ में आई कहाँ से आया? ठीक है, चलिए थोड़ा सा फील आ गया होगा। अब ये बताइए, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये प्लेन है स्क्वायर के जैसा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे। एक मिनट रुक जाइए, ट्रैक्टर आ गया। और एक और प्लेन है बच्चों हमारे पास, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। ठीक है, अब हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो आप देख के भी बता सकते हो इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अगर इसका साइड हमारा ए है मान लीजिए और स्क्वायर जैसा है तो ये भी ये होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? फाई ई इज इक्वल्स टू, अगर फॉर्मूले से करें तो ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? तो ये प्लेन कुछ इस प्रकार से है ना, स्क्वायर कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसे पार करता हुआ जा रहा है। तो इसका जो प्लेन अगर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा? इसी डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो एरिया वेक्टर और ई के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना होगा? 0 डिग्री। भाई इधर ही ए भी जा रहा है, ई भी इधर ही है, ए भी इधर ही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 में cos 0 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा? ई इंटू ये आ जाएगा cos थीटा। लेकिन इसमें क्या होगा? फॉर्मूले पे चलो, तो फॉर्मूला कहता है अगर ये भी ए है ये भी ए है तो फाई इज इक्वल्स टू होना चाहिए ई इंटू ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करो। तो देखो बच्चों ये हमारा तल ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों? इधर। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में एंगल कितने का होगा? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और cos 90 इज इक्वल्स टू 0। cos 90 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आ जाएगा? 0। फाई इज इक्वल्स टू 0। और फील्ड से कैसे समझेंगे? ये तो हो गया कैसे? फॉर्मूले से। फील क्या है? फील समझिए, महसूस कैसे कर रहे हैं इसको। देखो ये अगर ऐसा तल है और इसमें से क्या हो रहा है? इसको फाड़ते हुए जा रहा है, तब तो कुछ वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऐसे, और इसको सिर्फ ऐसे स्मूथली टच करके निकल जा रहा है, टच करके निकल जा रहा है, इसके आर पार नहीं जा रहा, परपेंडिकुलरली आर पार नहीं जा रहा। तो यहाँ पे 0, जहाँ पे टच करता हुआ निकल जाए, ठीक है, वहाँ पे 0, और जहाँ पे आर पार एकदम 90 डिग्री पे काट के जाए, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तभी निकलेगा, ठीक है।
अगर वहाँ पे 90 डिग्री होता है तुरंत 0 कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक बच्चों हमने सीख लिया है कि अगर किसी भी सरफेस के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तभी हम निकाल सकते हैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अदरवाइज अगर 90 डिग्री होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो नोट कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र व एरिया वेक्टर के बीच कोण यदि 90 डिग्री है तो फाई इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा बच्चों? 0 निकलेगा। और बच्चों हमेशा जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री या 0 डिग्री में ही दे, 30 डिग्री, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया है। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये इसका रेडियस है। एक मिनट देखो बच्चों, अगर इसका रेडियस कितना है? r है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस r है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, और ये एंगल कितने का हो? 30 अंश का मान लो। ये एंगल कितने का हो? 30 अंश का। और हमसे पूछ रहा हो कि बताइए फाई ई इज इक्वल टू कितना। तो आप क्या करोगे? तुरंत फॉर्मूला लगाओगे। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 30 डिग्री। ई की वैल्यू ई रहने दीजिए, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। मान हो गया गलत। कहेंगे कैसे? तो बच्चों कभी भी इस प्लेन के सरफेस से नहीं लिया जाता है एंगल। एंगल किससे लिया जाता है? एरिया वेक्टर से। थीटा हमेशा एरिया वेक्टर का है ना, ये वाला एंगल लेना है हमको थीटा। और ये वाला कितना होगा? ये टोटल 90 होगा तो 30 घटा दें, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। तो ये होगा आंसर इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को समझिएगा। हाँ, एक चीज और, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, फाई का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट कभी भी स्केलर ही निकलता है, वेक्टर नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये लिख लिया, अच्छी बात है। इसके बाद अब हम बात करते हैं 3D की। 3D डायग्राम। 3D डायग्राम मतलब क्लोज्ड सरफेस, अर्थात कोई बंद सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। जैसे एक क्यूब ही ले लिया जाए या एक स्फीयर ले लिया जाए। स्फीयर पर अभी हम कराएंगे, गॉस लॉ करा देंगे, स्फीयर पर ही हो जाएगा। किसी पर भी आप कर सकते हैं, अभी दोनों सिस्टम बता देंगे, एक लंबा वाला भी, एक छोटा वाला। क्यूब का देखिए, टाइम टेकन होता है यहाँ पर। चलो मान लो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इसके थ्रू, ऐसे पार करती हुई जा रही है। ठीक है, ये सब की वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फाई ई। सबसे पहले हम इसके फेसेस देख लेते हैं कितने कितने हैं। तो पहला फेस पीछे वाला, दूसरा फेस ये वाला, तीसरा ये सामने वाला, चौथा नीचे वाला, पांचवा ऊपर वाला, छठवां। अब ये बताओ बच्चों, कौन कौन से ऐसे फेसेस हैं जिनको ये 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स काटते हुए जा रहा है? तो सिर्फ दो फेसेस आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक तीसरा वाला मिलेगा और एक पहला वाला। बाकी ये वाला ऐसे होगा और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चली जा रही है। ये नीचे वाला भी ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चली जा रही है। ये वाला सामने वाला ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चली जा रही है। पीछे वाला ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चली जा रही है। यानी
छू के निकल रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड छू के निकल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन चारों फेसेस के थ्रू 0 होगा। यानी अगर हम फाई E1 निकालें तो ये कितना होगा पहले फेस के कारण, तो ये तो निकलेगा EA cos 0 अंश, कितना डायरेक्शन, एरिया वेक्टर यही होगा, 0 डिग्री होगा, यहाँ पे संयोग से 0 डिग्री हर जगह नहीं होता, तो 0 डिग्री EA निकलेगा। ठीक है, ए की वैल्यू स्क्वायर के आकार का है, क्यूब है, तो यही रहने देंगे। चलिए इसको EA ही रहने देते हैं। फाई E2 निकालते हैं तो ये कितना होगा बच्चों, EA, अब देखो EA2 दूसरा फेस कौन सा है, पीछे वाला, और पीछे वाला कुछ ऐसे है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, एकदम टच करते हुए निकल जा रही है। टच करते हुए निकलने का मतलब है कि वहाँ पे ये फेस ऐसा होगा और इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो दोनों के बीच 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, यानी ये कितना हो जाएगा, ये E2 0 हो जाएगा। फाई E3 कितना होगा, तो फाई E3 ये वाला फेस होगा, इसको भी कट करते हुए निकलेगा, तो इसका मान होगा EA, इसका मान तो EA होगा, इसका मान EA होगा। लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगे, मैंने बोला था अगर क्लोज्ड है तो किधर का लेते हैं, सिर्फ आउटवर्ड का, थर्ड के लिए इधर होगा और फर्स्ट के लिए इधर होगा, तो फर्स्ट के लिए माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन आप लोग मेरे संग ज्यामिति से समझ रहे होंगे, बाईं तरफ का नेगेटिव, दाईं तरफ का पॉजिटिव। नीचे का भी कुछ ऐसे तल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, टच करते हुए निकलेंगी, नीचे का भी क्या हो जाएगा 0। फाई E4 कौन सा है, E4 ये सामने वाला है, ये भी 0 होगा। E5 भी कितना होगा, इसका वैल्यू भी कितना होगा, नीचे वाले का भी, ये भी 0 होगा। ऊपर वाले का भी फाई E6 भी कितना होगा बच्चों, ये भी कितना होगा 0। ये सब के सब 0 होंगे, तो नेट कितना निकलेगा, तो नेट अगर फाई E की वैल्यू निकाली जाए तो ये फाई E1 प्लस फाई E2 डॉट 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 प्लस फाई E6, और नेट निकालेंगे तो फाई 1 की वैल्यू मिले, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, 1 और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कट के 0, क्योंकि माइनस ये प्लस है, टोटल कितना निकलेगा 0। अर्थात समझ लीजिए कि अगर कोई, लिख लीजिए, यदि कोई बंद तल अर्थात 3D सिस्टम है में, यहां लिख लीजिए, किसी में कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश न हो, E का मान एक समान हो, E का मान एक समान हो, ठीक है, तो इसमें कोई आवेश नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ई का मान एक समान होना चाहिए, और ये बंद तल होना चाहिए। पहली बात ये क्या होना चाहिए, बंद तल होना चाहिए, तब कुल फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। अभी तक हम लोगों ने सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर पढ़ लिया। कोई अगर 2D डायग्राम है तब एरिया वेक्टर किधर किधर होता है, 3D डायग्राम होता है तब एरिया वेक्टर किधर किधर हो सकता है, ये पढ़ लिया। इसके बाद हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ लिया कि कहाँ किस कंडीशन में कितना निकलता है, उसका हमने फील भी ले लिया कि कैसे हम जानेंगे कि यहाँ वैद्युत फ्लक्स होगा और कैसे जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। जैसे अगर कोई टच करता हुआ चला जाता है किसी सरफेस को तो वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, अगर उसको एकदम 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड काटते हुए जा रही है तो वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जरूर होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, और कहाँ से कितना आता है, क्यों उतना ही आता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो चैप्टर टफ है, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है गॉस की प्रमेय।
गॉस की प्रमेय क्या कहती है बच्चों? तो ये कहती है यदि किसी विलगित या किसी विलगित निकाय में आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय का मतलब किसी भी प्रकार का निकाय हो सकता है, चाहे वो क्यूब हो सकता है, गोला हो सकता है, फिर अंड संड कोई भी डायग्राम हो सकता है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो कितना होता है? तो किसी विलगित निकाय में आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स फाई ई उस आवेश के या उस निकाय द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है। कई तरह से इसकी परिभाषाएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये मुझे लगता है सिंपल है। क्यों? क्योंकि फार्मूला ही देख लीजिए, फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यानी कोई अगर एक सिस्टम है, ठीक है, एक अगर हमारे पास क्या है, खूब बड़ा सा स्फीयर है, खूब बड़ा सा सिलेंडर है, कुछ भी हमारे पास है, ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान आता है वो कितना आता है कि वो अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उस निकाय में अगर कहीं पे एक चार्ज रखा हो, उस चार्ज के चारों कोई एक क्षेत्रफल बंधा हो, तो उस क्षेत्रफल के ऊपर उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो टोटल कितना होता है? वो 1/ε0 गुना होता है उस आवेश, ठीक है। तो किसी विलगित निकाय में आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स फाई ई उस आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल दें। चलो बच्चों, ये तो हो गई परिभाषा और सूत्र जो आप लोगों ने लिख लिया। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, उपपत्ति कैसे होती है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास विलगित निकाय है, बहुत बड़ा बन गया, छोटा सा। एक हमारे पास कोई निकाय है, एक सिस्टम है, ठीक है, ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा सा, जैसा भी आप बनाना चाहें, ठीक है। हमने तो ऐसा बना दिया। अब इस स्फीयर वाला भी करा देंगे, सबसे सिंपल वही है, उससे आप तुरंत कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना, वहाँ इंटीग्रेशन भी नहीं लगाना, टराक से कर दो। यहाँ देखो, ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इससे मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किधर लगेगी बच्चों? अवे फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज से दूर लगती है, यानी इस डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पे अगर एक हम छोटा सा एक हम क्षेत्रफल मान, ठीक है, जिसका मान कितना d है, तो इस क्षेत्रफल का जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों? वो लगेगा इस डायरेक्शन में, एकदम लंबवत लगता है ना तल की, तो ये तल पे क्या होगा? एकदम लंबवत होगा। ये होगा हमारा वेक्टर डी। ये अगर थीटा हो तो बच्चों ये कितना होगा? डी ए कॉस थीटा, ये वाला, ठीक है। मान लेते हैं कि यह क्षेत्रफल जो है वह इस क्यू पॉइंट पर, इस चार्ज पर कितना एंगल बनाता है? तो एक घन कोण बनाता है। कैसा कोण बनाएगा बच्चों? एक सिस्टम है ना, ऐसा मिट्टी का, ऐसा मतलब ढेला समझ लीजिए, ढेले जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक घन कोण बनाएगा, न कि एक सिंपल। एक कोण कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का, जो एक वृत्त द्वारा बन सकता है, लेकिन यहाँ पे कैसा कोण है? तो घन कोण है, क्योंकि एक गोला है और इस गोले के कारण लग रहा है, ऐसा कुछ बनेगा,
ठीक है, एक शंकु के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसा कोण, ठीक है। तो ये कोण कितना है मान लीजिए, बहुत छोटा सा है डी ओमेगा, जो अल्पांश क्षेत्रफल डी ए के कारण बन रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। तो माना वाना लिख लीजिएगा कि माना प्लस क्यू चार्ज के कारण ये चीजें। चलो बच्चों, तो हम बात करते हैं एक छोटे से अल्पांश पर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, तो मान लेते हैं वो कितना है, डी फाई ई है। तो ये डी फाई ई कितना होगा बच्चों, तो ये किसके बराबर होगा, ई डॉट डी ए, और कौन सा लेंगे, तो ये वाला लेंगे ना, डी ए कॉस थीटा। तो डी ए कॉस थीटा, ई इज इक्वल्स टू हम जानते हैं, अगर कोई एक चार्ज है तो इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था बच्चों, तो इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप पढ़ चुके हैं, वही चीज है, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। बच्चों आप कोण बराबर पढ़ चुके हो, चाप बटे त्रिज्या, कहीं ना कहीं पढ़े होगे, ठीक है। तो यहाँ एक क्षेत्रफल वेक्टर है डी ए कॉस थीटा, और त्रिज्या कितनी है आर, ठीक है। तो ये डी ए कॉस थीटा और ये त्रिज्या के कारण ये जो वैल्यू है ये बनाता है डी ओमेगा, घन कोण को बताता है। किसको बताता है, घन कोण को बताता है। तो यहाँ पे घन कोण का मान रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, डी ओमेगा, यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर रख दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन, ये क्यू हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ये हमारा आ गया डी फाई ई बराबर। अगर यहाँ से हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे अगर डी फाई ई, तो ये कितना मिलेगा बच्चों, ये बताएगा किसको, अगर हमको फाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी फाई ई को, और डी फाई ई की वैल्यू कितनी है रख दीजिए, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। देखिए क्यू अपॉन चार्ज तो एक ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये सब के सब कहाँ आ जाएंगे, बाहर। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं डी ओमेगा। ये डी ओमेगा जो है वो ठोसीय कोण है, छोटा सा कोण है, और आप जानते हैं कि एक जो पॉइंट होता है उस पर जो टोटल घन कोण होता है वो कितना होता है बच्चों, तो वो होता है 4 पाई का। कितने का होता है, 4 पाई का, 360 डिग्री, ठीक है। सॉरी 360 नहीं होता है, 720 डिग्री होता है ठोसीय कोण का मान, ठीक है। ये हो जाएगा 720 डिग्री, ठीक है ना। यानी 4 पाई रख देंगे तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू कितना, अगर इसका इंटीग्रल करते हैं टोटल घन कोण निकालते हैं तो कितना होगा, 4 पाई। तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो आ गया हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द नेट फाई ई, और यही हमारा गॉस का लॉ है। दिस इज गॉस लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। एक स्फीयर वाला मेथड पढ़ लेते हैं बच्चों, देख लीजिए, बहुत ही आसान है, और उसके द्वारा गॉस लॉ को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में वही वाला करिएगा, सबसे इजी है, ठीक है। लेकिन हर जगह काम नहीं करेगा ना स्फीयर के लिए देखो, फिर भी प्रूव तो कर सकते हैं गॉस लॉ को। वी हैव अ स्फीयर, सेंटर पे कोई चार्ज है प्लस, सेंटर पे कोई चार्ज है प्लस क्यू,
इसका जो रेडियस वो मान लीजिए स्मॉल r है। यहाँ पे हम छोटा सा कोई एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं। तो स्फेयर पे जो एरिया वेक्टर होता है ये क्या होगा, हर जगह एकदम परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में ई भी काम करेगा, यहीं पे हमारा डी ए भी काम करेगा जो एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ भी ले सकते हैं ना, एक यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, आर होगा, ई भी इधर ही काम करेगा, डी ए भी इधर ही काम करेगा। ऐसे हर जगह इधर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, बहुत सारे एरिया वेक्टर ले सकते हैं हर जगह। तो अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू देखें तो ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ के लिए हर जगह सेम होगा। ठीक है, अगर हम फाई की बात करें, फाई की, तो एक छोटा सा डी फाई अगर इसके कारण लेते हैं चाहे इसके कारण लेते हैं तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ई इंटू डी ए की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा डी ए। भाई अब यहाँ पे cos 0 अंश होगा ना, तो cos 0 अंश को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, cos 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये इतना हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए cos 0 लिखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिख लीजिए मन करके, cos 0 अंश cos 0 की वैल्यू 1 हो गया, तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना तो आ गया इसके कारण। ठीक है, ऐसे ही इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण, हर एक पॉइंट पे निकलेगा ना। तो डी फाई सबको अगर हम जोड़ते जाएं, ठीक है, तो हमको वही चीज़ मिलेगा, इंटीग्रेशन ही होता है एक्चुअली, समाकलन ही होता है, सबको आकलित करना एक ही साथ, तो वही चीज़ है। ठीक है ना, तो डी फाई बहुत सारे को जब जोड़ेंगे तो ये टोटल निकल गया हमारा फाई के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हर जगह मिलेगा। बात आती है डीए की, जब डीए सबका जोड़ेंगे तो बच्चों एक गोले का क्षेत्रफल ही बनेगा ना। तो छोटा वो जोड़ेंगे, तो छोटा अल्पांश जोड़ेंगे, तो छोटा जो क्षेत्रफल है सब किसका क्षेत्रफल बनेगा, एक गोले का क्षेत्रफल बनेगा। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, और 4 पाई से 4 पाई खत्म, आ गया पाई बराबर क्यू अपॉन, यही गॉस का नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ देखेंगे, किसके कारण निकलते हैं, सिलेंडर होता है तब कितना होता है। ठीक है, स्फेयर के लिए देख लिया, गॉस लॉ प्रूफ कर लिया। इसके बाद गॉस लॉ की सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।